जय हिंद दोस्तों। अभी मैं खास करके उस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जो हमारे जो बच्चे हैं जो प्राइमरी सेक्शन में या प्री प्राइमरी सेक्शन में या अपर प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, क्योंकि बुक्स से जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को काफ़ी आराम मिले और कन्फ्यूजन से दूर हो जाएं और आपके दिमाग में काफ़ी जो संदेह होता है कि जैसे समास है, समास को हम कैसे समझेंगे, तो आज चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है समास। कहते हैं कि शब्दों के जो मेल होते हैं उनको हम समास कहते हैं, और समास का जो वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है संक्षिप्तीकरण, यानी एब्रीविएशन अगर कहें तो। और समास को अगर कहें कि तोड़ना, अगर समास को हम तोड़ते हैं या समास को हम अलग अलग पार्ट में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विग्रह। क्या बोलते हैं हम उसको? विग्रह। तो समास जो है ये शब्दों को मेल है, यह विग्रह करता है और उस शब्दों को एक बेहतर रूप में शामिल करने का प्रयास करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समास। दोस्तों समास आजकल के बच्चे में जो सीटेट का पेपर होता है उसमें समास का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और समास जो है उससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं कोई न कोई टॉपिक में लेकर के। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जब भी पैसेज आते हैं, चाहे वो सीन पैसेज हो चाहे अनसीन पैसेज हो, तो इसी के अनुसार आपको समास को छांटना होता है। तो समास जो होता है दोस्तों 6 प्रकार के समास होता है, जिसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास जिसको कहते हैं उसको हम अभिकारी भी कहते हैं, अभिकारी समास भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, जिसको हम खंड नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसमें चाहे वो लिंग की बात हो, चाहे वचन की बात हो, चाहे काल की बात हो, उसके आधार पर हम उसको खंडित नहीं कर सकते, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद जो है वो नंबर 1 हो, प्रथम पद की खास करके जो विशेषताएं हो, प्रथम पद को खंडित न किया जा सके, जिसका प्रथम पद अव्यय हो, वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। जैसे अगर ध्यान रखें प्रति, प्रतिदिन, यथा, यथाशक्ति, भरपूर, तो ये सब जो शब्द है यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, आदि इत्यादि, तो ये जो शब्द है दोस्तों ये खास करके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। तो आप आराम से ये समझ गए होंगे कि अव्ययी भाव समास क्या किसको कहते हैं। अगर दूसरे समास की बात करें दोस्तों जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को, वह कर्मधारय समास। कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? जब आप कर्मधारय समास को विग्रह करेंगे ना, तो विग्रह करने के बाद हाय जो या के समान, हाय जो और के समान 2 शब्द याद रख लीजिए दोस्तों। अगर ये दोनों शब्द अगर विग्रह करने के उपरांत आए तो आप हमेशा ध्यान रखिए कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, है ना, तो नीला है जो कमल ये क्या है? कर्मधारय समास है। तो इस तरह की बात अगर हम समझ सकते हैं कि हाय जो और के समान, तो आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं कर्मधारय समास। दूसरी बात, पहला जो पद होता है उसका वो एडजेक्टिव होता है दोस्तों, और सेकंड पद की बात करें तो हम नाउन कहते हैं। तो बहुत आसान है कर्मधारय समास, जो आदमी को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस आधार पर आप पढ़ाई कीजिए। तीसरी जो समास है दोस्तों वह है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास को जब हम विग्रह करेंगे या जब भी उसको हम खंडित करेंगे तो कारक के चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे।
तो इसमें लास्ट का संबोधन और फर्स्ट जैसे कर्ता ने, ये दोनों को छोड़ दीजिए तो जितने भी प्रकार के जो आपको कारक के भेद देखें, यानी 6 प्रकार के, तो 6 प्रकार के भी तत्पुरुष समास होते हैं। तो आप तत्पुरुष समास को इस मार्फत से खोज सकते हैं, इस मार्फत से आप समझ सकते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, वो है द्वंद्व समास। नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? जिनके बीच में योजक चिन्ह हो और खास करके एक शब्द का अपोजिट दूसरा शब्द हो, या दोनों शब्द प्रधान हो, ये द्विगु समास कहलाता है। ये द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे चूड़ा दही, लोटा थाली, भाई बहन, माता पिता, ये जो आप देख रहे हो, ये चीज़ आप जो समझ रहे हो, ये द्वंद्व समास का है। अब हम चलेंगे द्विगु समास। द्विगु समास भी बहुत आसान है दोस्तों, जिनका पहला पद संख्यावाचक हो। यहाँ कंफ्यूजन होगा, पहला पद संख्यावाचक हो तो संख्यावाचक बहुव्रीहि समास में भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि संख्यावाचक हो लेकिन वह किसी जानवर का, बड़े जानवर का, या किसी बड़े महापुरुष का या भगवान का नाम न हो, वो आपको द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचभुज, खष्टभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, चौराहा, ये सब जो समास है ये आपको द्विगु समास कहलाता है। रह गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हम रचना के आधार पर पढ़े थे कि शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और योग रूढ़ और बहुव्रीहि समास एक ही होता है दोस्तों। अगर इसमें किसी भगवान का नाम आए, जैसे पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया, लंबोदर हो गया, ये सब जो समास है जो अपना अर्थ न ला करके कोई तीसरा अर्थ बताता है, तो ये कहलाता है आपको बहुव्रीहि समास। तो आपने समझ लिया। नोट में एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास में कुछ बातें आदमी को कन्फ्यूजन करता है, जैसे दिनों दिन। तो दिनों दिन की अगर बात हो तो कभी ना आपको ध्यान रखिए कि ये अव्ययीभाव समास है, न कि ये द्वंद्व समास है। रातों रात न ये द्वंद्व समास है, बल्कि ये अव्ययीभाव समास है। रोज रोज यह अव्ययीभाव समास है, न कि वो द्वंद्व समास है। अव्ययीभाव समास में एक परिभाषा और है दोस्तों, जिसका नाम है रिपीटेशन ऑफ वर्ड। अगर शब्दों का रिपीटेशन होगा तो वो आपको समास कहलाएगा, जिसका नाम है अव्ययीभाव। तो मुझे आशा है कि ये जो मैंने वीडियो बनाया ये सभी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, और इस वीडियो को देखें और अपने आप ज्ञान में वृद्धि करें और पैसेज में मास्टर बने। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।